नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए रिकॉर्ड 266 नए मामले। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों के प्रति जताया आभार। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने 18 जनवरी की सुबह 5 बजे से अगले 48 घंटे तक एक बार फिर राजधानी क्षेत्र को बंद का किया ऐलान। राजधानी बंद से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए आज राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय परिसर में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्रों और उनके अभिभावकों से पंजीकरण कराने का किया आग्रह। कहा, ये कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को समझने और उनकी आशंकाओं को बेहतर ढंग से जानने का देता है अवसर। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 266 नए मामले सामने आए और 33 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1070 हो गई है और शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर में 1137 सैंपल एकत्रित किए गए। इस दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के 1684, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1659 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज और 1720 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोविड के 2,71,202 नए मामलों की पुष्टि हुई और करीब 1,38,331 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोरोना से 314 रोगियों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7,743 मामलों की पुष्टि हुई और कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बेड और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। 94,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, 1,40,000 आईसीयू और एचडीयू के बेड किए हैं, 65,000 वेंटिलेटर की उपलब्धता हुई है, 24,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक बेड्स जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, 64,000 से ज़्यादा बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन बेड। दवाओं में दो तरीके से काम हुआ है। एक तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम पिछले 1.5 बरस से अपना रहे हैं कोविड के इलाज के लिए, उसमें जो 8 महत्वपूर्ण दवाएं हैं, उन दवाओं का बफर स्टॉक सभी राज्य, सभी संघ शासित क्षेत्र बनाएं, उसके लिए हमने उनको पर्याप्त राशि दी है। हमने ये भी कहा है कि जिन राज्यों के पास या जिन संघ क्षेत्रों के पास अपनी क्षमता प्रोक्योरमेंट की नहीं है, उनके लिए भारत सरकार खुद प्रोक्योर करेगी, तो वो भी हम कर रहे हैं। इसमें विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके लिए दवाओं का बफर स्टॉक भारत सरकार प्रोक्योर कर रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी एक बफर स्टॉक है इन 8 इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल दवाओं का, जिनको हम समय पड़ने पर राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उनको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले तो जो हमारी ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है। 3,000 से ज़्यादा पीएसए प्लांट देश भर के अस्पतालों में अभी फंक्शनल हो चुके हैं। ये हमने अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, एलएमओ टैंक स्थापित करने के लिए पैसा दिया है। हमने 4 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को, अस्पतालों को, सरकार के अस्पतालों को उपलब्ध कराए हैं। हमने जो छोटी स्वास्थ्य सुविधा की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। तो ऑक्सीजन की जो कुल उपलब्धता हमारे देश में प्रतिदिन हम देने की स्थिति में हैं, वो 18,000 मेट्रिक टन है पर डे।
देश आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से निपटने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। देश में अब 156 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर पेश ये रिपोर्ट। वर्ष 2020 में जब कोरोना ने देश में दस्तक दी, तभी से चारों ओर एक भय का माहौल था और देश का प्रत्येक नागरिक एक ही बात सोच रहा था कि कोरोना की इस चुनौती से क्या कभी हम निजात पा सकेंगे। वैज्ञानिक तथ्यों से यह बात सिद्ध हो चुकी थी कि कोरोना की वैक्सीन ही आगे जाकर इस महामारी के सामने सुरक्षा कवच बनेगी। लेकिन देश के सामान्य जनमानस में यह भी आशंका थी कि क्या भारत जैसे देश को वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि भूतकाल के इतिहास में यह देखा गया है कि किसी भी बीमारी की वैक्सीन भारत आने में दशकों लग जाते थे। वर्ष 2020 की शुरुआत में ही देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों और वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की और आह्वान किया कि देश में देश की बनी वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए क्या बदलाव और कितने फंड की आवश्यकता है, और इस आह्वान से देश में शुरू हुआ एक नया अध्याय। देखते ही देखते देश के वैज्ञानिक सफलता के नजदीक पहुंचे और दिनांक 20 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश की प्रमुख वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का स्वयं दौरा कर वैज्ञानिकों और वैक्सीन निर्माताओं का हौसला बढ़ाया। एनटैगी और नेगवैक जैसे ग्रुप का गठन करके दुनिया के साथ ही 16 जनवरी 2021 को भारत ने भी वैक्सीन लगाना शुरू किया। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के नारे के साथ देश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। दुनिया के सबसे बड़े इस वैक्सीन महाअभियान को अनेकों बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए, तो कभी लोगों को देश में बनी वैक्सीन न लगाने के लिए भ्रम पैदा किया गया। परंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प को देश के लाखों स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग मिला और दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान रचा, जो दुनिया को अचंभित करने वाला था। देश जब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मना रहा था, तब दिनांक 17 सितंबर 2021 को एक ही दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का भारत ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। देश का एक भी नागरिक वैक्सीन से ना छूटे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 3 नवंबर 2021 को हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान, नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम सुदूर इलाकों एवं पहाड़ों के मुश्किल रास्तों को पार कर देश के हर गांव, हर खेत, हर घर तक हमारे स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे और लोगों को वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन के आज 1 साल पूरे होने के पूर्व भारत ने अपनी वयस्क आबादी को लगभग 93% लोगों को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज और 70% आबादी को दोनों डोज लगा दी है। हाल ही में शुरू किए गए 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले किशोरों को 12 दिन के अंदर ही 45% को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लग चुकी है। आज भारत अपनी सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है। इस कहानी का आधार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह उपलब्धि है आत्मनिर्भर भारत की। यह उपलब्धि है अमृत वर्ष की। यह उपलब्धि है सफल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की। बीते 13 और 14 जनवरी को बुलाए गए 36 घंटे के ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद के बाद ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने 18 जनवरी की सुबह 5 बजे से अगले 48 घंटे तक एक बार फिर राजधानी क्षेत्र को बंद करने का ऐलान किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने एक आदेश जारी कर ऑल निशी यूथ एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए बंद को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ईटानगर के विधायक तेची कासो, आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा, उपायुक्त तालो पोतम, पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम, मेयर तामे फासांग, डिप्टी मेयर बेरी बासांग सहित कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में अन्या द्वारा बुलाए गए 48 घंटे के राजधानी बंद से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो, पदयात्रा और जनसभाओं पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को राहत देते हुए अधिकतम 300 लोगों या फिर हॉल की क्षमता के आधे के साथ बंद कमरे में बैठक करने की इजाज़त दे दी है। 22 जनवरी को निर्वाचन आयोग स्थिति की फिर समीक्षा करेगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा सभी चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चुनावी प्रतिबंधों को लेकर अलग अलग चर्चा की थी। आज देश भर में पहला स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप की संस्कृति को देश के दूर दराज के इलाकों को पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से भारतीय भाषाओं में व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में प्रचार प्रसार का आह्वान किया। Can we develop more and more solutions and content in Indian languages? 2, can we encourage products and solutions that have a larger social and economic impact for the future of the country and to make the country's growth story more inclusive? 3, promoting startups in every district across the country. Many of you could become mentors. अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अधिकारियों ने लोअर दिबांग वैली जिले के पारबुक बोलिक में प्राइमरी लेवल फेडरेशन के वार्षिक योजनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकार, आजीविका, सामाजिक कार्य सहित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया। ARSRLM की डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर मोंगम बासार ने के अलावा रोइंग नामसाई तेजू और चौखम के रिसोर्स पर्सन ने स्व सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने के विषय में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में कहा है कि ये कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रहे चुनौतियों को समझने और उनकी आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से जानने का मौका देता है। उन्होंने कहा है कि इससे शिक्षा जगत में उभरते नए रुझानों का भी पता लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षाएं निकट है और ऐसे देखते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों से परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने के बारे में बातचीत करने और बहादुर परीक्षा योद्धाओं, उनके माता पिता और शिक्षकों की सहायता करने का आग्रह किया है। रोइंग से विधायक मोचू मिथी ने कहा है कि कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और जल्द टीका लगवाने की अपील की है। 2 सालों से जो लोगों ने सहना पड़ा ये महामारी की वजह से, जो आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी बिगड़ गए थे यहाँ पर। नाउ अगेन बीच में थोड़ी सी ठीक ठाक हो रहा था। नाउ अगेन वी आर गेटिंग टू हियर कि ये तेज़ गति से फिर बढ़ रहा है। और ओमिक्रॉन का जो ये जो कंटेजियस, मोर कंटेजियस, दैट इज़ व्हाट वी आर हियरिंग। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अपने वो जो डायरेक्शंस तो दिया ही हुआ है अंडर दी जो एक्ट का आधारित तो ये सब तो चल ही रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना जो हिदायत है जो लोगों को जैसे अपना हाउ टू ऑपरेट इन दिस एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे जो जनता का जो जमोरा होता है उनका कमी करने के लिए डायरेक्शंस दिया हुआ है। तो वी आर गोइंग एज भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी महादेव गोविंद रानडे के बारे में। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे का स्मरण कर रहे हैं। रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा
और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। राणा डे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे राणा डे बम्बई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबऑर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। राणा डे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।